हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2023 के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करती जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं। और ये जो है आज 3 अक्टूबर 2023 के शिफ्ट फर्स्ट में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस तरह से जो है एसएससी सीपीओ के 2023 के अंदर टोटल 9 पेपर्स जो है आपके हुए हैं और प्रत्येक पेपर में मैथ्स के 50 क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि 50 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो यानी कि 450 क्वेश्चंस जो है हम यहाँ पर कुल मिलाकर सोल्व करेंगे। तो आज ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो है शुरू करते हैं। यदि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर 1 है तो यहाँ पर जब आप इसको तिरछा गुणा कराएंगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये बराबर आएगा x इंटू में y यानी कि इंटू में 1 हो जाएगा। तो x इंटू में y आपके पास ये आ जाएगा। एक्स वाई इधर लेकर आते तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और ये प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 0। यानी कि इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस का वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और इंटू में ये प्लस में वाई स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास इसका फॉर्मूला होता है। और एक्स प्लस वाई और इसकी ब्रैकेट की वैल्यू जो है आपके पास 0 आई थी, यानी कि 0 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि आंसर जो है वो आपके पास 0 ही आता। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है और प्रति महीने 5,740 की बचत करता है। उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिए इंग्लिश में भी आपको वर्ड्स जो है वो पता होने चाहिए ताकि जो है आपको सॉल्यूशन बनाने में आसानी होती है। जैसे कि इनकम इक्वल टू कितना होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ये फॉर्मूला आपको सभी को पता होगा। यानी कि उसकी इनकम अगर हम 100 मान लेते तो उसका 72% इसने खर्च कर दिया, यानी कि 72 उसने खर्च कर दिया। तो बचा कितना होगा, 28 बचा होगा। और ये बचत जो है वो आपको दे रखी थी 5,740 की, यानी कि इसका कितना गुना दे रखा था, 28 दूनी 56, 2 बार चला गया और एक बचा, उतारेंगे 4 यानी कि 14 में 0 बार भाग गया, 28 पंचे 140 यानी कि 205 गुना दे रखा है। तो इनकम भी आपके पास 100 ना होकर 100 का 205 गुना हो जाती है, यानी कि 20,500 जो है उसकी ये मंथली इनकम आती। बट यहाँ पर आपको यहाँ पर वार्षिक इनकम का जो है 10% पूछा गया था। यानी कि एक साल की अगर इनकम कैलकुलेट करेंगे तो ये 20,500 को अगर हम यहाँ पर ये 20,500 था, यानी कि 20,500 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वार्षिक इनकम होगी। इसका 10% का मतलब 1/10, यानी कि इसका 1/10 हम कैलकुलेट कर देंगे। यानी कि ये 0 से ये 0 कट गया और 12 से मल्टीप्लाई करते तो 12 पंचे 60 हासिल 6, यानी कि 6 आ गया और 12 दूनी 24 और 1 0 आगे लगा देते हैं, यानी कि 24,600 जो है उसकी ये आपके पास वार्षिक आय का 10% होता। अब इसकी वैल्यू जो है आपको बतानी थी। तो यहाँ से ये भी सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि यहाँ से अगर tan स्क्वायर थीटा दोनों जगह से कॉमन लेते, tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेते तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में बच जाता। अब आपको अगर फॉर्मूला याद था तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रखते, सेक स्क्वायर थीटा -1 रखते और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है ये बन जाता आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये सेक की पावर 4 थीटा आ जाता और माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ जाता। फॉर्मूला जो यहाँ पर यूज़ हुआ है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है और ये बराबर जो है 1 होता है। इसी से फॉर्मूले बना कर जो है यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी कर रखी होगी तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और एचसीएफ जो है वो आपको दे रखे हैं। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात ये है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आपको यहाँ पर पता है कि जहाँ पर अनुपात अधिकतम होगा वहाँ पर हमें बड़ी संख्या मिलेगी, यानी कि एचसीएफ आपको 5 दे रखा है तो 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते तो 7 पंजे 35 जो है वो आपके पास बड़ी संख्या हो जाती। अगर छोटी संख्या पूछी जाती तो 5 को एचसीएफ यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करते तो ये 25 जो है वो आपके पास छोटी संख्या हो जाती है। यानी कि 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बना लिए। पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के 2 गुने पर बेचा जाता है। पहली कमीज को 8% लाभ पर और दूसरी कमीज को 3% हानि पर बेचा जाता है। कमीजों पर कुल प्रतिशत लाभ कितना है। पहली कमीज का कॉस्ट प्राइस CP1 मान लिया, दूसरी कमीज का CP2 मान लिया कॉस्ट प्राइस। पहली कमीज को 8% के प्रॉफिट पर यानी कि 2/25 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि इसका 27/25 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास विक्रय मूल्य होता है। और यहाँ पर 3% का लॉस यानी कि 3/100 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 100 पर 3 का लॉस, इसका 97/100 कैलकुलेट करते। अब यहाँ पर आपको बताया गया था कि ये पहले कमीज का विक्रय मूल्य जो है दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के 2 गुने के बराबर है। यानी कि यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते तो ये 25 से 4 बार कट जाता, ये 4 से कटता 2 बार, यानी कि यहाँ से कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2 का रेशियो जो है, यानी कि दोनों कमीजों के विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य का रेशियो जो है वो आपके पास आ जाता 97/54। और यहाँ से अगर आप एलिगेशन लगाते
अगर एलिगेशन लगाते तो ये 8% के प्रॉफिट पर बेची गई थी, और ये दूसरी कमीज जो है 3% के लॉस पर, यानी कि -3%। ओवरऑल जो है प्रॉफिट हम मान लेते हैं x% का हुआ। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, यानी कि यहाँ पर 8 में से माइनस कर दीजिए x, और यहाँ से जो है x माइनस करते हैं, यानी कि -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये x प्लस का 3% हो जाता। और यहाँ से ये आपके पास रेशियो जो है ये कॉस्ट प्राइस रेशियो, यानी कि दोनों कमीज़ों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है, यानी कि CP1 और CP2 का रेशियो आपके पास ये आता। अब दोनों कमीज़ों के क्रय मूल्य का रेशियो आपके पास ये आ चुका है, बट आपके पास ये पहले 97 रेशियो, ये 97:54 आया था, तो ये इसके बराबर हो जाता है, यानी कि x प्लस का 3:8 माइनस x बराबर हो जाता है ये 97:54 के। फिर से मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर ये 54x हो जाता, माइनस ये प्लस आपके पास 4 त्रिका 12 हासिल 1, 5 त्रिका 15, 1 16, 162, और ये 7 8 56 का 6 हासिल आती 5, और 9 8 72 और 5 77, और ये माइनस का 97x इधर लाते तो ये 54x में ऐड हो जाता है, यानी कि 151x, और ये 162 इधर माइनस करते तो ये 4 बचा, ये 1 बचा, और ये 6 बचा, 614 बचा, यानी कि x बराबर कितना आ जाता 614/151। तो अब आपको यहाँ पर 614 के अंदर जो है 151 का भाग देकर देखना था। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन में 3 दे रखा, बाकी में 4 4 दे रखे हैं, तो 4 बार भाग चला जाता है तो ठीक है, वरना आप ऑप्शन नंबर सेकंड को टिक कर देते। तो यहाँ पर जो है 4 का भाग अगर देते तो ये 4 बराबर, यानी कि 4 चौक, ये 4 एकम 4, 4 पंजे 20 हासिल आती 2, 4 2 6, यानी कि 4 बार चला गया, तो यानी कि आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। 10 बचा, लगाते पॉइंट, और यहाँ पर जो है उतारते 0। अब देखिए भाग 0 बार जाता है, यानी कि 4.0, तो आपको एक ही ऑप्शन में देखा है, तो 4.07% जो है 4.07% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता है, यानी कि x की वैल्यू जो है 4.07% आता। और हमने ओवरऑल प्रॉफिट माना था ये, यानी कि इसी की वैल्यू आपके पास 4.07% आई है। नेक्स्ट देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है और उनका महत्तम समापवर्तक 11 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो दोनों संख्याओं को a और b मान लेते हैं, इनका गुणनफल आपके पास a इंटू में b होता, और हम जानते हैं कि HCF इंटू में LCM जो है वो बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो यहाँ से HCF आपको 11 दे रखा था, इंटू में LCM कैलकुलेट करना था, a इंटू में b, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 726 दे रखा था। तो LCM इक्वल टू कितना आ जाता, 11 से कटता है, यानी कि 11 6 66, 11 6 66, तो 66 उनका LCM था। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 2700 है, उन संख्याओं का योगफल बताना था। तो यहाँ पर अगर इन संख्याओं को हम मानते हैं, यानी कि 3x हो गई और ये दूसरी संख्या 4x हो गई। यहाँ से अगर आप देखते तो ये आपके पास HCF और इंटू में LCM, HCF इंटू में LCM इक्वल टू होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के, यानी कि यहाँ से जो है a इंटू में b हो जाता। ये आपके पास a थी और ये आपके पास b थी, तो यहाँ से जो है ये मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये a इंटू में b हो जाएगा। HCF इंटू में LCM ये आपको 2700 दे रखा था, बराबर ये 3x इंटू में 4x होगा। 3 से कटेगा 900 बार कट जाएगा, और यहाँ से 4 से कटेगा 125 बार, 25 नंबर 225 हो गया। तो इधर x स्क्वायर हो गया और ये बराबर 225, यानी कि यहाँ पर जो है x बराबर कितना आएगा 15 आएगा। दोनों साइड वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर जैसे ही 15 आया, यानी कि आपके पास दोनों संख्याएं आ जाएंगी, यानी कि 15 3 45 हो गई, 15 3 45 ये पहली संख्या हो गई, और ये 15 चौका 60, यानी कि दूसरी संख्या हो गई। दोनों का सम पूछा गया था, यानी कि दोनों का ऐड करते तो 105 आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, यदि एक शंकु की ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर और इसके वर्ताकार आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताना था। यानी कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कि 22/7। यहाँ से व्यास दे रखा था तो r बराबर 6, इसका आधा हो जाता है, यानी कि 6 इंटू में 6 करते, और इंटू में h आपको 7 दे रखा था, 7 से 7 कट जाता, 3 दूनी का 6, ये 44 इंटू में 6 आता है, यानी कि 6 से इसको मल्टीप्लाई करते, 6 चौके 24 का 4, और 24 और 2 26, यानी कि 264 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपके पास आंसर आ जाता। हालांकि अगर आप यहाँ पर देखते तो पाई यहाँ पर आ रहा था, यानी कि पाई के अंदर 11 भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए 22 ऊपर है तो 11 इंटू में 2 लिखते, यानी कि ये जो आंसर आता 11 से डिविजिबल होता, और 11 से डिविजिबिलिटी रूल लगाते तो ये आपके लिए आसान हो जाता, यानी कि और सारे ऑप्शन 11 से डिविजिबल नहीं दे रखे थे, ये एक ही ऑप्शन 11 से डिविजिबल दे रखा था, आंसर हो जाता। इसको देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट ये कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये 4/5 बचा, इतना आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करते हैं, यानी कि इस ब्रैकेट को अगर मैं सोल्व करूँ, यहाँ पर इस ब्रैकेट को पहले सोल्व करूँ तो ये आपके पास 3 त्रिका 9 और -4, ये 5/3 त्रिका 9 और एक ये 10 हो गया, 10/3 हो गया, और माइनस ये 5/2 हो गया, यानी कि यहाँ से 20 माइनस 15 करेंगे तो ये 5/6 आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको ऑफ को बाद में सोल्व करेंगे, यानी कि इसको अगर मैं बाद में सोल्व करूँ तो यहाँ पर 1/2 इंटू में ये आपके पास 5/4, यानी कि 8/4
8, ये सॉरी 5/8 जो है ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से इतने पार्ट को अलग से सोल्व करूँ तो यहाँ से जो है ये आपके पास 1/3 और ये प्लस में ये आपके पास जो है 1/45 आ जाएगा। 45 इनका एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पर 15 1 16 ऊपर हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास वैल्यूज़ आ चुके हैं। अब यहाँ से ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और इस ब्रैकेट की वैल्यू रखेंगे, यानी कि यहाँ पर ये 5/6 है तो 5/6 रख दिया। अब यहाँ पर ये डिवाइड का निशान है, इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ये वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि ये 5/8 थी तो ये 8/5 हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये बटे में इसकी वैल्यू यहाँ पर बटे में रखूँगा तो इसको मैं यहाँ पर जो है ऊपर मल्टीप्लाई में लाऊंगा तो ये भी वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि 45 ऊपर चला जाएगा, बटे में 16 आ जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व कर देते, 4 चौके 16, 5 से 5 कट जाता और ये 5 से कटता, 9 पंचे 45 और ये 4 से कटता 2 बार और ये 2 से कटता ये 3 बार और 3 से कटता 9 3 बार। तो फाइनल ऊपर आपके पास 3 बचा, यानी कि आंसर जो है वो आपके पास 3 आता। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता, पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय से 2 गुना है। तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय का आधा है और चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिया गया समय के बराबर है। यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर है तो 40 किलोमीटर के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। तो मैं यहाँ से अगर टाइम का रेशियो लिखूँ तो पहले 10 किलोमीटर के अंदर और दूसरे और तीसरे और ये चौथे, ये आपको यहाँ पर 4 10 किलोमीटर दे रखे हैं। पहले 10 किलोमीटर के अंदर लिया गया टाइम जो है दूसरे 10 किलोमीटर में लिया गया टाइम का 2 गुना, यानी कि अगर इसका 1 यूनिट है तो इसके अंदर 2 यूनिट रहा होगा। और यहाँ पर चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय का आधा जो है तीसरे 10 किलोमीटर के अंदर लिया गया टाइम था, यानी कि यहाँ पर अगर 2 यूनिट था तो इसका आधा 1, यानी कि इसका रहा होगा। बाद में कहा गया कि चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय जो है पहले 10 किलोमीटर में लिया गया समय के बराबर है। तो यहाँ से देखते ये 2 यूनिट है और ये भी 2 यूनिट है, यानी कि बराबर है। अगर बराबर नहीं होते तो हम इसको बराबर बनाते। अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास इनका कंबाइंड रेशियो जो है आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ चुका है। तो पहले 10 किलोमीटर के दौरान जो है लिया गया टाइम आप कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ये 10 किलोमीटर दे रखा था और 10 किलोमीटर के दौरान स्पीड आपको 40 किलोमीटर दे रखी थी। तो यहाँ से अगर आप टी बराबर कैलकुलेट करते तो ये आपके पास 10/40 यानी कि 1/4 आता। तो यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास 1/4 आई। और यहाँ से टोटल टाइम कैलकुलेट करते तो ये 2 और 1 3 और ये 3 आपके पास टोटल 6 हुआ, यानी कि आपके पास ये 2 का कितना गुना दे रखा था, ये आपके पास 1/8, यानी कि 2 को 1/8 से गुणा कराएं तो 1/4 आएगा। तो इसको भी 1/8 से गुणा करा देते हैं, यानी कि आपके पास 3/4 आ जाएगा। यानी कि 3/4 जो है ये आपके पास टोटल टाइम आ चुका है। और टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी थी, टोटल डिस्टेंस थी यहाँ पर 40 किलोमीटर, यानी कि 40 किलोमीटर को इससे डिवाइड करते 40 बटे ये करते 3/4, 4 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, यानी कि 160/3 जो है किलोमीटर पर आवर में जो है वो आपके पास एवरेज स्पीड होती है। नेक्स्ट देखिए, एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% आने पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है। उसके लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 22% का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22% का मतलब 11/50, यानी कि 50 की वस्तु 11 कम में बेची जा रही है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर उसका 50 था तो सेलिंग प्राइस उसका जो है 39 रहा होगा। और इसी तरह से 35% हल्के बाटों का प्रयोग करता है, यानी कि 7/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 20 उसे तोलना था बट 7 कम तोलता है, यानी कि 20 यहाँ पर सेलिंग प्राइस की जगह लिखेंगे 7 कम तोलता है, यानी कि उसने तोला कितना होगा 20 से 7 कम, यानी कि 13 उसने तोला होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 13 पंचे 65, यानी कि 650 ये हो गया। और ये 39 का ये 2 गुना, यानी कि 78 और आगे 0, यानी कि यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 130 का प्रॉफिट हुआ। 130 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, ये 650 पर और गुणा कर देते हैं 100 से। तो यहाँ से 130 से ये कट जाता 5 बार, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 20%, यानी कि 20% का यहाँ पर लाभ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पर एलसीएम बताना था, तो 15 और 24 का एलसीएम तो 120 आ गया, ठीक है। और इसको यहाँ पर आप डिवाइड करके देखते 120 को आप यहाँ पर डिवाइड करके देखते इस 35 से, तो जो वैल्यू आपके पास आती है उसको एक फ्रैक्शन में यानी कि बट्टे में जो वैल्यू आती है जहाँ तक कटे वहाँ तक काटना है। तो 5 से 24 बार कटा, 5 से 7 बार कटा, तो बट्टे में यहाँ पर कितना आया 7 आया, तो 7 से 120 को मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हम ये 54 बचा, यानी कि यहाँ पर 120 इंटू में 7 आया, इसको हम 54 से डिवाइड करके देखते हैं। अब जहाँ तक ये कटे वहाँ तक काटना है, यानी कि 2 से कटेगा ये 27 बार कटा, 2 से कटा ये 60, और यहाँ पर जो है 2 से कटेगा ये 3 से कटेगा ये 20 आ जाएगा, और ये 3 से कटेगा 9 आया, आगे कुछ कटेगा नहीं, यानी कि यहाँ पर बटे में 9 आया, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई और करना था। इसको सॉल्व कर देते हैं, यानी कि आपके पास 120 इंटू में 9 से 63, यानी कि 12 3 36 का 6 हासिल आती 3, 12 6 66, ये 12 5 60 12 72 और 3 75, यानी कि आपके पास 7560 जो है वो आपके पास करेक्ट इनका एलसीएम आ जाता।
यहाँ से इसको सॉल्व करना था, तो यहाँ से अगर देखते तो ये 11 इंटू में 11 दे रखा है और ये प्लस का है, और यहाँ पर 11 इंटू में 11 ये माइनस का, तो ये इसको काट दीजिए। यहाँ से देखते तो ये 11 इंटू में 11 ये प्लस का दे रखा है और ये 11 इंटू में 11 माइनस में दे रखा है, इसको काट दीजिए। ये 11 प्लस में दे रखा है और 11 माइनस में दे रखा है, इसको काट दीजिए। बचा क्या 11/11, 11/11 यानी कि एक आंसर दे देगा। नेक्स्ट देखिए, यदि 10 बराबर ये है तो यहाँ पर साइन ए की वैल्यू बतानी थी, तो ट्रिपलेट आपको पहचानना था, यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास ट्रिपलेट बनता है, यानी कि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो ये आपके पास हाइपोटेनियस हो गया, और यहाँ पर जो है ये आपके पास लंब बटे आधार होता है, यानी कि ये आपके पास जो है परपेंडिकुलर हो गया 4 और ये बेस हो गया 3। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू बतानी थी, यानी कि आपके पास जो है ये आपके पास होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4/5 जो है इसका आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर किस वर्ष सेब के निर्यात में पिछले वर्ष सेब के निर्यात की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई, तो यहाँ से अगर देखते तो अधिकतम प्रतिशत वृद्धि यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही है, तो हम ये कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं कि किस वर्ष में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो यहाँ से अगर देखते तो ये 2.1 का इंक्रीमेंट हुआ है, 2.1 का 2005 के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। 2.1 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पर, 7.8 पर गुणा कर देते हैं 100 से, तो यहाँ से ये पॉइंट से पॉइंट कट जाता, 3 से कटता ये 7 बार, 3 से कटता 3 दूनी का 6 और 6 त्रिक 18 यानी कि 26, और ये 2 से कटता ये 13 आया और 2 से कटता 50 आया। तो यहाँ से ऊपर 7 पंजे 35 यानी कि 350 और ये बट्टे में 13 से इसको डिवाइड करते तो 13 दूनी 26 यानी कि 2 बार गया, और शेषफल कितना बचा, ये 4 और 9 बचा, यानी कि उतारते 0, और 13 7 91 यानी कि लगभग जो है आपके पास 27% आता, लगभग में आता, ठीक है। और यहाँ से अगर देखते तो यहाँ पर ये कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 2, और ये 2 से 0.1 माइनस करते 1.9 का यहाँ पर ये इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर 2008 के अंदर हम देख रहे हैं, ठीक है। और ये 1.9 का इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर, 1.9 का कितने पर, 9.5 पर, और गुणा करते हैं 100 से, तो यहाँ से पॉइंट कट जाता, 19 5 95, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू 20%। तो ज़्यादा किस में हुई, यानी कि 2005 में हुई, तो 2005 आप आंसर टिक कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये इंग्लिश में रहा, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बिंदुओं ए और बी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ से जो है आप 2 सर्किल बना लेते हैं। एक सर्किल आपके पास ये हो गया और एक सर्किल जो है एक थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। ये 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सर्किल है। ये दोनों एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर कट करते हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया। इन दोनों के केंद्र भी बना लेते हैं, यानी कि इसका केंद्र ये है और इसका केंद्र ये है। इसका केंद्र ओ मान लेते, ये ओ डैश मान लेते। ओ डैश यानी कि केंद्रों के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपको बतानी थी। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ जीवा बनाते हैं, यानी कि ए को बी से मिलाते हैं यहाँ से। तो ये इन दोनों की उभयनिष्ठ जीवा होती है और इसकी लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। ये आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ से जब आप इसको मिलाते हैं, इन दोनों के केंद्रों को मिलाते, तो यहाँ से जो है ये इसको परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत काटती है रेखा। जब लंबवत काटती है यानी कि इनको बराबर बराबर भागों में बांट देती, तो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। पूरी आपके पास 12 दे रखी थी, यानी कि 6 6 में बंट जाती, और 6 6 में जब ये बंट जाती तो यहाँ से अगर इसको मिलाते, इसको बिंदु ए से मिलाते, तो ये इस वाले वृत्त की त्रिज्या होती और ये इस वाले वृत्त की त्रिज्या होती। तो यहाँ से अगर देखते आप, ये आपके पास त्रिज्या 13 सेंटीमीटर दे रखी थी और ये 15 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप इतनी डिस्टेंस अलग कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इधर भी ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से अगर कैलकुलेट करते ये, तो आपके पास अंडर के अंदर 13 का स्क्वायर माइनस करते 6 का स्क्वायर, यानी कि 169 माइनस 36 करते अंडर के अंदर 133 बचता। और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस आप कैलकुलेट करते तो अंडर के अंदर करते 15 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर, यानी कि 225 में से 36 माइनस करते, तो ये आपके पास जो है अंडर के अंदर 189 यानी कि 189 बचता। ये आपके पास डिस्टेंस इतनी आई है, ठीक है, और ये डिस्टेंस इतनी आई है। तो दोनों के केंद्रों के बीच की डिस्टेंस यानी कि ओ डैश अगर आप कैलकुलेट करते तो दोनों को ऐड कर देते, यानी कि अंडर 133 प्लस अंडर के अंदर 189, ये जो है आपके पास फाइनल आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर दिए गए पाई चार्ट में शिक्षा पर खर्च किए गए व्यय का संगत केंद्रीय कोण जो है वो आपको कैलकुलेट करके बताना था। इंग्लिश मीडियम वाले ये पढ़ सकते हैं। एक स्लाइड में क्वेश्चन आ नहीं पाया तो मेरे को 2 स्लाइड में ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये इसके अंदर जो है आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है शिक्षा के अंदर देखते तो ये ग्रे कलर वाला देखना था। इसके संगत केंद्रीय कोण ये है, तो ये कैलकुलेट करके बताना था। यानी कि यहाँ पर अगर आप इन सभी का टोटल करते, यानी कि ये ऊपर ऊपर के ऐड कर देते, 5 5 10 और ये 6 4 10, और ये
आपके पास 7×4 = 13 यानी कि टोटल 33,000 ये हो गया। अब यहाँ पर ऊपर का ये ऐड करेंगे 425 और ये 250 कितना हो गया, ये 675 हो गया, और 675 और ये 125 यानी कि 800 हो गया। ये आपके पास 825 और ये 500 1325 और 75 ये आपके पास 1400 1800 हो गया, और ये आपके पास जो है 200 ऐड करेंगे तो 2000 हो गया, यानी कि 2K इसमें ऐड करते तो 35K यानी कि 35,000 जो है आपके पास ये पूरे कोण यानी कि 360 डिग्री की वैल्यू दे रखी है। तो 360 डिग्री बराबर है किसके, 35,000 के, यानी कि ये बट्टे में 35,000। और हमें कैलकुलेट करनी है 5,425 की वैल्यू, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं 5,425 से, बस इसको सॉल्व कर देना था। यानी कि यहाँ से 0 से ये 0 कट जाता, और यहाँ पर जो है 5 से 7 से काट दीजिए, यानी कि 7×5 = 35 यानी कि 500 ये बट्टे में आ गया। 7 से ये आप यहाँ से काटते तो 7×7 = 49 यानी कि 7 बार कटा, और यहाँ पर 5 बचा उतरेंगे तो फिर से 7×7 = 49 और 3 बचा 7×5 = 35। 25 से कटेगा ये 20 आ जाएगा, और ये 25 से कटा 25 दूनी 25 ये 25×3 = 75 और 25 से कम 25 31 आ गया। 2 से कटा ये 10 आ गया, और 2 से काटेंगे ये 18 आ गया। अब ज़्यादा काटा पीटी करेंगे नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 18 × 18 = 8 और हासिल आती है आपके पास 1 18 3 54 और 1 55 और बटे में 10 था, यानी कि एक स्थान पर दशमलव लगा देते, ये आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है और फिर इस अंकित मूल्य पर 5% और 20% की 2 योजनागत छूट प्रदान की जाती है। यदि मूल्य का भुगतान नकद किया जाता है तो 20% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो उसका प्रतिशत लाभ जो है वो आपको बताना था। तो वस्तु का मूल्य जो है आप यहाँ पर मान लेते 100 है। अब यहाँ पर 70% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 170 जो है उसका मार्क प्राइस रहा होगा। इस पर यहाँ पर जो है 5% की छूट दी जाती है। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 यानी कि 20 पर 1 की छूट, यानी कि 19/20 इसका कैलकुलेट कर दिया। 20% का मतलब 1/5 यानी कि फिर से इसका यहाँ पर 4/5 कैलकुलेट कर दिया। इसकी वैल्यू भी 1/5 यानी कि इसका 4/5 और कैलकुलेट करें, ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, 2 से ये 4 कट गया 2 बार। यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 4 से यहाँ पर ये 25 बार कट गया, यानी कि ये आपके पास अब 25 अनुपात ये आ जाएगा 19 दूनी 38 और 17×5 = 85, 17×6 = 102 और 17×7 = 119, 17×8 = 136 का 6 आ गया, और हासिल आती है आपके पास 13 और यहाँ पर जो है 17×3 = 51 और 13 कितना हो गया 64 हो गया, और ये बटे में जो है 25 बन गया 5 × 5। अब देखिए 25 हटाने के लिए दोनों साइड 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 625 हो गया, और ये अनुपात यहाँ पर 646 हो गया। तो यहाँ पर 625 की वस्तु 646 में बिक रही है, यानी कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है 21 का। तो 21 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 625 पर गुणा कर देते हैं 100 से, यानी कि 25 से 25 बार कट गया और 25 से 4 बार कट गया। 21×4 = 84 / 25 करते 25×3 = 75 और यहाँ पर जो है पॉइंट लगाते 9 बच गया, यानी कि 0 उतारते 25×3 = 75। 3.3 करके एक ही ऑप्शन दे रखा है, यानी कि यह 3.36% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है और उनके ऊंचाइयों का अनुपात यह है, तो उनके आधारों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से जो है इनका क्षेत्रफल त्रिभुज का, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाता बेस इंटू में हाइट 1/2 बेस इंटू में हाइट, और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपको हाइट का रेशियो दे रखा था h1 और h2 का रेशियो जो है आपको दे रखा था, और ये आपको दे रखा था 4:3, तो ये बराबर हो जाता 4/3 के। 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी कि बेस का रेशियो आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर h1/h2 करते हैं, यानी कि 6/5 और ये बराबर 4/3। तो यहाँ से अगर आप 2 से काटते तो ये 3 बार कट गया, 2 से काटते 2 बार कट गया, तिरछा गुणा करा दीजिए, यानी कि b1/b2 = कितना आ जाएगा, ये आपके पास 5 दूनी का 10 और बट्टे में 9 आ जाएगा, यानी कि 10:9 जो है वो आपके पास इनके आधारों का अनुपात होता है। एक टूरिस्ट वैन देहरादून से मसूरी तक 35 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर/आवर की चाल से तय करती है और 60 किलोमीटर/आवर की चाल से वापस आती है। इस पूरी यात्रा के लिए टूरिस्ट वैन की लगभग औसत चाल बतानी थी। तो x की स्पीड से गई और y की स्पीड से वापस आई, डिस्टेंस सेम थी, यानी कि फॉर्मूला लगाते 2xy बट्टे में x + y। xy की वैल्यू रख देते, यानी कि 2 इंटू में 36 इंटू में 60 और 36 + 60 करते 96, यानी कि 6 से काटते तो ये 16×6 = 96 और ये 6 से काटते 6 बार कट गया, 4 से काटते ये 4 बार कट गया और ये 15 बार कट गया, और 4 से काटते यहाँ पर ये 2 से काटते तो ये बट्टे में 2 आता और यहाँ पर ये 2 से कट जाता 3 बार। 15×3 = 45 किलोमीटर/आवर जो है वो आपके पास इनकी एवरेज स्पीड आ जाती। नेक्स्ट देखिए, अब ये भी आपके पास एक स्लाइड में आ नहीं पाया, तो इंग्लिश वाले जो है इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके। और यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो है पूछा क्या गया था, वर्ष 2010 में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना था, यानी कि यहाँ से अगर देखते तो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन द सेकेंड डिवीजन इन द ईयर 2010 वाज। तो यहाँ पर देखिए मैं इंग्लिश के अंदर इसलिए नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम वाले जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, दोनों मीडियम के अंदर पढ़ते हैं तो इंग्लिश वाले भी कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो किसी एक मीडियम में मेरे को
क्वेश्चंस पढ़ना पड़ता है। बाकी इंग्लिश में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में भी पढ़ सकता हूँ, बट बेसिकली देखा जाए तो हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो इसलिए हिंदी में ही पढ़ना मैं पसंद करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये 2010 के अंदर देखते और सेकेंड डिवीज़न में, यानी कि यहाँ पर जो है सेकेंड डिवीज़न में 60 यहाँ पर विद्यार्थी थे, और यहाँ पर ये 40 और ये 60 कितने हो गए 100, और ये 17 और 30 यानी कि ये 100, यानी कि 60 जो है 200 का कितना परसेंट है, 60 जो है 200 का कितना परसेंट है ये बताना था, तो सीधे आपको दिखाई पड़ रहा है 30% है। नेक्स्ट देखें, किसी शहर की जनसंख्या 3,52,314 है, यह प्रति वर्ष 15% वार्षिक दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या हम x मान लेते, 15% से ये वार्षिक दर से बढ़ती है, यानी कि 3 बटे इसके यहाँ पर 20 जो है फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर एक साल में 30 बटे 20 इसका कैलकुलेट करेंगे इतनी हो जाएगी। फिर अगले साल फिर से बढ़ेगी, यानी कि 2 साल पूर्व पूछी गई थी, तो यहाँ पर अगले फिर एक साल बाद जो है 23 बटे 20 इसका फिर से बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये आपके पास जनसंख्या इतनी दे रखी थी, तो यहाँ से जो है 2 साल हमने यहाँ पर 2 साल पूर्व मानी थी x, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करते आपके पास आंसर आ जाता। ये वैल्यू दे रखी थी 3,52,314 के बराबर। यहाँ से इसको काटते तो 23 से कम 23 एक बार कटा, और यहाँ पर शेषफल कितना बचा, ये 7 5 12 बचा, और उतारेंगे 2, यानी कि 23 5 115, और यहाँ पर 7 बचा, उतारेंगे 3, और 23 दूनी 46, 23 3 69। ठीक है, और यहाँ पर जो है 4 बचा, उतारेंगे 1 41, 23 से कम 23, और फिर यहाँ पर 18 बचा, और 23 8 184 होता है। फिर 23 से काटेंगे तो ये 23 1 कम 23, 23 5 115, 23 1 138, यानी कि 6 बार कटेगा, और यहाँ पर शेषफल बचेगा 2 और 10। ठीक है, 15 का बचा, उतारेंगे 1 151, 151 में फिर से 23 1 138, और यहाँ पर शेषफल बचेगा कितना 23 1 138, और यहाँ पर जो है शेषफल बचेगा 3, और ये आपके पास 10, यानी कि 13 का बचेगा, और 23 1 138 यानी कि 666 आया। ठीक है, और ये बट्टे में 400 आएगा, यानी कि x इक्वल टू 666 इंटू में कर देंगे 400, तो यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते 600 के 24, और ये 26 का 6 हासिल 2, और फिर यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर 600 के 24 आता, तो 24 का 4 600 के 24, और 4 26 का 6 हासिल 2, और फिर ये 26, यानी कि यहाँ पर ये इतना जो है आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, a + b = 10 दे रखा और ab = 6 दे रखा, तो इसका मान आपसे पूछा गया था, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब करते हैं, और ये यहाँ पर माइनस करते हैं 3 इंटू में ab इंटू में a + b, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी थी, यानी कि 10 का क्यूब और -3 इंटू में 6 करते और इंटू में 10 करते, यानी कि ये 1000 हो गया, और ये माइनस के अंदर 36 का 18, यानी कि 180 हो गया। जब इसमें से माइनस करते 820 आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाओं की लंबाइयाँ ये हो, तो यहाँ से अगर देखते तो ये ट्रिपलेट दे रखा था, यानी कि आपके पास हाइपोटेनियस हो जाता, ये आपके पास बेस या फिर ये परपेंडिकुलर, इन दोनों को चेंज करते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस यानी कि ये हमारा स्थिर रहता है, सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण होती है, और हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, यानी कि बेस और इंटू में हाइट हम परपेंडिकुलर को लेते हैं, यानी कि पी यहाँ पर रख देते हैं 1/2 इंटू में बी की जगह 12 और यहाँ पर पी की जगह 5, तो यहाँ पर ये 2 से कटता है, ये 6 बार 6 5 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपके पास इस ट्राइंगल का एरिया आ जाता। नेक्स्ट देखिए, जोनाथन ने 3 वर्ष पहले वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर गणनीय 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक राशि 5 वर्षों के लिए उधार ली। इस अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि इतनी थी, हालांकि कोई पूर्व भुगतान दंड नहीं था, और जोनाथन को अभी कुछ बोनस भुगतान प्राप्त हुआ जिससे उसने अपना ऋण चुकाने का फैसला किया। जोनाथन को अभी कितना भुगतान करना होगा, यानी कि जस्ट 3 साल बाद अगर ये भुगतान करना चाहता है तो उसको भुगतान कितना करना पड़ेगा। देखिए 5 साल की बात की जा रही थी, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 पर 1 का ब्याज मिल रहा था, वो राशि हम मान लेते पी थी। ठीक है, और यहाँ पर 1 का ब्याज मिलता 10 पर, यानी कि इसका 11/10 कैलकुलेट करेंगे, बट ये 5 साल का दे रखा था तो इसकी पावर 5 करेंगे, और ये बराबर दे रखा था कि इतनी थी, यानी कि 1,61,051 थी। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगी इसके। अब यहाँ से जो है 3 साल में ही ये भुगतान करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 साल का यहाँ पर अमाउंट कितना होगा, यानी कि पी इंटू में 11/10 करेंगे, और ये 3 साल का कैलकुलेट करेंगे तो यानी कि इसका क्यूब करेंगे, यानी कि ये राशि जो है आपको कैलकुलेट करनी थी। अब देखिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पर इंटू में 11/10 का होल क्यूब, और बाकी ये सॉरी यहाँ पर बची पावर कितनी, ये 2 बची, यानी कि यहाँ पर जो है 11/10 की पावर 2 यहाँ पर लिख देंगे, और ये बराबर जो है 1,61,051 हो जाएगा। और यहाँ से जो है ये आपको यहाँ पर इसको हिलाना तक नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और ये कितना हो जाएगा पी इंटू में 11/10 की पावर 3, और ये इंटू में जो है ये 121 हो जाएगा, और ये बटे में 1000 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 100 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर ही है, और यहाँ पर जो है 1,61,051 है।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि यहाँ से काटेंगे 11 से तो ये 11 बार कट जाएगा, और यहाँ से अगर इसको 11 से काटेंगे तो एक बार गया, बचा कितना 5 बचा, उतारेंगे 1 51, और 11 4 44, बचा कितना, ये आपके पास 7 बचा, और यहाँ पर जो है उतारेंगे 0, यानी कि 11 6 66, और फिर यहाँ पर 4 बचा, उतारेंगे ये 11 4 44, फिर एक बचा 11 एकम 11, फिर से 11 से ये काटेंगे तो ये 11 एकम 11, 11 एकम 11, और 3 बचा 11 3 33, फिर 3 बचा 11 3 33, और 11 एकम 11, यानी कि 1331 है, और बट्टे में 100 जो है इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि p इंटू में 11/10 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि आपके पास आ गई 1331, और आगे 2 0 लगा देते, यानी कि ये आपके पास आंसर आ जाता। और इसी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, यानी कि इसको आपको आगे सोल्व नहीं करना था, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट कर। अब इसके अंदर देखिए, मार्च और अप्रैल माह के दौरान देश ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मार्च के अंदर देखते ग्रीन वाला दे रखा है 20%, अप्रैल का देखते तो ब्लू वाला दे रखा है ये आपके पास 25%। यहाँ पर मार्च के अंदर टोटल 5 थे, 3 जो है वो देश ए से थे, यहाँ पर अप्रैल के अंदर टोटल 15 थे, और 8 जो है देश ए से थे। तो यहाँ से आप जो है मार्च का कैलकुलेट करते। अब देखिए यहाँ पर ये इंग्लिश वाला एक स्लाइड के अंदर आ नहीं पाया, तो वीडियो पॉज करके जो है आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, बाकी ये हिंदी में इसका क्वेश्चन रहा। अब यहाँ से जो है मार्च का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मार्च का आपके पास यहाँ पर 20% था, तो ये 20 हो गया। टोटल मार्च के अंदर 5 थे, और 5 में से 3 देश से ए से थे, ठीक है। इसी तरह से अप्रैल का कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अप्रैल का जब कैलकुलेट करें तो ये 25% था, और यहाँ पर जो है टोटल आपके पास 15 था, और 8 जो है देश ए से थे। तो यहाँ से जो है इनका रेशियो कैलकुलेट करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर 25% और 20% नहीं लिखा, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता। ये 5 से कटता 4 बार, और ये 5 से कटता यहाँ पर 5 बार, और ये 5 से कटता 3 बार, ये 4 से कट जाता ये 2 बार। अब यहाँ पर बट्टे में 3 आया, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ये 9 बन गया, और ये 3 कट जाता बट्टे में से, और 5 दूनी का 10, यानी कि 9:10 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, PQR एक वृत्त के अंतर्गत खींचा गया एक समबाहु त्रिभुज है। ऐसे चाप QR पर स्थित कोई बिंदु है, और एंगल जो है PSQ का आधा आपको कैलकुलेट करके बताना था, यानी कि 1/2 जो है वो आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो यहाँ से एक समबाहु त्रिभुज बना लेते, और यहाँ पर जो है ये किसी वृत्त के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज आप मान लेते, ये P Q और R है, और ये PQR जो आपके पास ये QR जो चाप बन रहा है, इसके ऊपर कहीं पर भी आप बिंदु S मान सकते हैं, ठीक है। तो ये बिंदु S जो है मैंने यहाँ पर मान लिया। जब इस बिंदु S को मैं यहाँ पर P से मिलाता हूँ, इस तरह से, ये इस तरह से इसको मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये Q को भी मैं S से मिलाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये PSQ एंगल जो बना, इसका आधा आपको कैलकुलेट करके बताना है। अब यहाँ पर आप देखते कि ये PQ जो है इस वृत्त की क्या है, एक जीवा है, और इस जीवा द्वारा, यानी कि आपको पता है कि जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और आपको पता है कि ये एंगल जो है यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के एंगल है, यानी कि आपके पास 60 डिग्री का होगा, और ये भी आपके पास 60 डिग्री का होगा। और ये थीटा जो है ये भी समबाहु त्रिभुज का एंगल है, यानी कि ये भी आपके पास 60 डिग्री होगा, तो ये थीटा भी आपके पास 60 डिग्री होगा, क्योंकि आपस में बराबर थे। आपको कैलकुलेट करना था कि ये PSQ यानी कि 60 डिग्री है, इसका आधा आपको कैलकुलेट करना था, यानी कि 1/2 इसका कैलकुलेट करना था, तो ये बराबर 30 डिग्री आंसर था। नेक्स्ट देखें, यदि थीटा एक न्यून कोण है और साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है तो इसका मान बताना था। तो सिंपल था, यानी कि थीटा बराबर अगर 90 डिग्री रखते तो यहाँ पर जो है साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी तरह से कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है, यानी कि यहाँ पर ये 1 प्लस का 1 करते तो ये आपके पास 2 आ रहा है, यानी कि समीकरण जो है संतुष्ट हो रही है। तो यहाँ पर भी साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, यानी कि 1 की पावर 5। इसी तरह से कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू भी 1, यानी कि 1 की पावर 5, यानी कि यहाँ से 1 + 1 आता, और ये आपके पास आंसर 2। नेक्स्ट देखें, A, B और C एक कार्य को क्रम से 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन B और C भी A के साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन जो है SSC CGL 27 जुलाई 2023 के अंदर शिफ्ट 2 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो है A, यहाँ पर देखिए ये दे रखा है 20 दिन में कार्य कर सकता है, और B जो है ये आपको दे रखा है 30 दिन में कार्य कर सकता है, C जो है 60 दिन में। एलसीएम लेते हैं इनका, सभी का तो 60 आता, यानी कि 3 इसकी एफिशिएंसी, 2 इसकी एफिशिएंसी, 1 इसकी एफिशिएंसी। क्वेश्चन में बोला गया कि A तो यहाँ पर प्रत्येक दिन कार्य करता है, बट तीसरे दिन जो है यहाँ पर B और C इसकी A की सहायता करने के लिए, यानी कि A के साथ साथ जो है B और C ने भी इसके साथ काम किया। यही पैटर्न आगे भी चलता रहता है, यानी कि 2 दिन आगे फिर काम करता है और तीसरे दिन B और C इसकी सहायता करने के लिए आते। यहाँ पर आप देख लेते कि टोटल कितने यूनिट का काम हो रहा है, यानी कि 3 यूनिट का काम करता है, 3 का यहाँ पर, 3 का यहाँ पर, 3 का यहाँ पर, ये 2 का, और यहाँ पर ये 1 का। तो टोटल 3 दिन के अंदर जो है आप देख लेते कितने यूनिट का काम हुआ, यानी कि 3 दिन के अंदर हुआ यहाँ पर
ये आपके पास 12 यूनिट का काम हुआ। हमें कराना कितना है 60, यानी कि 12 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 60 हो जाए, यानी कि 12 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो इधर भी आप क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 तिरका 15, यानी कि 15 दिन के अंदर जो है ये 60 दिन का काम, ये 60 यूनिट का काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 45 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस लंबवर्तीय शंकु के छेदक के सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। यदि इस छेदक को पिघलाकर एक ठोस लंबवर्तीय बेलन बनाया जाता है जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात जो है 3:5 है, तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वक्र पृष्ठीय सी से यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था। फॉर्मूला होता है 2πr/h यानी कि पाई आर है, तो 11 से डिविजिबल होता है, यानी कि ऑप्शन जो है 11 से डिविजिबल होता है। 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, यानी कि 4 1 5 हो गया, 5 में से 6 माइनस होता नहीं है। यहाँ पर 4 2 6, 6 में से माइनस करते 6, यानी कि ये 11 से डिविजिबल है। यहाँ पर करते तो ये आपके पास 11 से डिविजिबल नहीं है, ये भी आपके पास 11 से डिविजिबल नहीं है। तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल लगाते तो ये आपके पास आंसर आ जाता। हालांकि इसको देखिए सोल्व करना चाहते तो कैसे करते, देखिए छिन्नक आपको पता है किस तरह का होता है, यानी कि छिन्नक कुछ इस तरह से आपको पता है, ये इस तरह से जो है छिन्नक होता है, यानी कि इसके ऊपरी सिरे की आपको त्रिज्या यहाँ पर कितनी दे रखी है, ये स्मॉल आर दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और निचले वाले सिरे की यानी कि ये बड़ी वाली त्रिज्या जो है ये आपको कैपिटल आर बराबर 28 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी हाइट आपको दे रखी है, यानी कि एच बराबर कितना दे रखा है, एच बराबर 45 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये इस छिन्नक को पिघलाकर जो है यहाँ पर एक बेलन बनाया जाता है, यानी कि इस तरह से जो है एक ये सिलेंडर बनाया जाता है, और इस सिलेंडर के आधार की त्रिज्या आपको यहाँ पर ये देखिए त्रिज्या और हाइट का रेशियो दे रखा है, यानी कि त्रिज्या यहाँ पर 3x हो जाएगी इसकी, यानी कि ये r1 मान लीजिए ये 3x हो जाएगी, और ये इसकी हाइट जो है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी हाइट जो है वो h1 मान लेते, ये आपके पास 5x हो जाती। तो यहाँ से जो है आपको कॉन्सेप्ट ये लगाना था कि इनका आयतन बराबर होगा। जब आयतन बराबर होगा यानी कि ये छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई एच इंटू में कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, और ये प्लस में कैपिटल आर इंटू में स्मॉल आर, और ये इक्वल टू हो जाएगा ये बेलन के आयतन के यानी कि पाई r1 का स्क्वायर इंटू में h1। यहाँ से वैल्यू पुट करते तो ये आपके पास देखिए पाई से तो ये पाई कट ही जाता, और यहाँ पर 1/3 इंटू में h की वैल्यू 45, छिन्नक की हाइट आपको 45 दे रखी थी, कैपिटल आर का स्क्वायर करते यानी कि 28 का स्क्वायर 784 प्लस में 7 का स्क्वायर 49, 7 इंटू में 28 करते 7 8 56 का 6 हासिल आती 5, 7 दूनी का 14 और 5 19 यानी कि 196, और इक्वल टू ये r1 का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर हो जाता, और इंटू में ये 5x हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये 9 पंजे 45 हो जाएगा, यानी कि 45 से ये कट जाएगा, इधर x³ बचा, और यहाँ पर ये बराबर में जो है ये इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पर ये 790 हो गया, ये 880 और ये 980 और ये 50 होता, तो यहाँ पर जो है 1030 होता, बट ये कम था यानी कि 1029 आ गया। ठीक है, 1029 को 3 से डिवाइड करते, 3 त्रिका 9, 4 त्रिका 12, 3 त्रिका 9, 343, x³ बराबर 343 यानी कि x बराबर 7 आ गया। तो यहाँ से आप इसको बता सकते थे, यानी कि बेलन के हाइट और त्रिज्या बता सकते थे, यानी कि 3 इंटू में 7 करते तो 21 आपके पास ये आ गई, और 5 इंटू में 7 करते यानी कि 35 इसकी हाइट आ गई। तो यहाँ पर जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि सी ऐसे कैलकुलेट करते तो 2πr/h कैलकुलेट करते, 2πr/h कैलकुलेट करते तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू जो है वो आपके पास 21 आई, इंटू में ये 35। इसको सॉल्व करते तो 7 पंजे 35, 5 बार कट गया। ये यहाँ पर इसको सॉल्व करते तो एक ये देखिए 5 इंटू में 2 करते 10 हो गया, यानी कि 22 इंटू में 210, 22 इंटू में 210। तो ये 22 एकम 22 का 2 हासिल, 22 दूनी 44 और 2 46, ये आपके पास जो है 46/20 जो है वो करेक्ट आंसर आता। तो इस तरह से जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अब देखिए इसके अंदर जो है ये हिंदी में मेरे को इसका जो है ये क्वेश्चन मिला नहीं हिंदी में, बट इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए राजेश इन्वेस्टेड रुपये 10,000 by dividing it into 2 different investment schemes A and B at simple interest rates of 8% and 10% respectively. If the total interest earned in 2 years is 1680, the amount इन्वेस्टेड इन स्कीम ए इस, यानी कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि राजेश जो है 10,000 का अमाउंट जो है वो 2 डिफरेंट यानी कि स्कीम 2 डिफरेंट स्कीम यानी कि ए और बी में वो इन्वेस्ट करता है। और जो है ये सिंपल इंटरेस्ट जो है पहली स्कीम के अंदर 8% था और दूसरी स्कीम जो है उसके अंदर 10% था। और यहाँ पर जो है इफ़ द टोटल इंटरेस्ट यानी कि ये जो पूरा आपको यहाँ पर इस पर ब्याज मिलता 2 साल में वो दे रखा है 1680 था, यानी कि 1680। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, यानी कि स्कीम ए के अंदर
जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था वो आपको बताना था। तो यहाँ से एलिगेशन लगाते तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाता है, यानी कि ये ए और बी स्कीम हो गई। और यहाँ पर जो है ये आपके पास पहली स्कीम के अंदर मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाया गया था, 2 साल के लिए लगाया था, यानी कि 16 का यहाँ पर ब्याज मिलता, 16% का ब्याज मिलता। दूसरी स्कीम में ये 10% से, यानी कि 2 साल के लिए 20% का ब्याज मिलता। ओवरऑल जो है ये आपके पास कितना मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है 1680, ये 10,000 का कितना परसेंट है ये कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि 1680 बट्टे में 10,000 करते और इनटू में 100 करते हैं, तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0, यानी कि 16.8% जो है ये फाइनल जो है आपके पास ये इतना ब्याज मिलता परसेंटेज में, ठीक है। तो 16.8% यहाँ पर देखेंगे, एलिगेशन लगाती सी, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाती सी, यानी कि 0.8 यहाँ पर बचा और यहाँ पर जो है ये 3.2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर इनका रेशियो कैलकुलेट करें तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 8 से कटेगा 1 बार और ये 8 से कटेगा 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन्वेस्ट किए गए अमाउंट का रेशियो आपके पास ये आ चुका है। अब यहाँ से रेशियो के अंदर जब आप टोटल करते हैं तो 4 1 5 यूनिट हो गया, बट टोटल अमाउंट आपको 10,000 दे रखा था, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 10,000, तो कितना गुना दे रखी है, ये आपके पास 2,000 गुना दे रखी है। तो ये भी आपके पास स्कीम ए का पूछा गया था, तो ये भी आपके पास 4 ना होकर 4 का 2,000 गुना हो जाता है, यानी कि 8,000 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 12% की कमी की जाती है। मूल संख्या में निविल वृद्धि या कमी का प्रतिशत जो है वो आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो मूल संख्या अगर हम 100 मान लेते, ये मूल संख्या है, ठीक है, मूल संख्या। और यहाँ से प्राप्त संख्या अगर हम कैलकुलेट करते, प्राप्त संख्या यानी कि ये कमी करने के जो बाद प्राप्त संख्या आपके पास आती, कमी या वृद्धि करने के बाद, यानी कि 100 पर यहाँ पर वृद्धि की गई 10% की, यानी कि 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 पर 11, 1 की वृद्धि यानी कि 11/10 इसका कैलकुलेट करते। 20% का मतलब 1/5, यानी कि इसका 6/5 कैलकुलेट करते। और यहाँ पर 12% के बाद में जो है कमी की जाती है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ये 3/25, यानी कि 25/3 की कमी, यानी कि 22/25 इसका कैलकुलेट करते। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से ये आपके पास 50 होगा, 5 इंटू में 10, यानी कि 2 बार कट जाएगा इससे। 6 दूनी का 12 होगा, 12 को 22 से मल्टीप्लाई करते तो ये कितना आता, 12 दूनी 24 हासिल आती, 2 12 दूनी 24 और 2 26, 264 इंटू में 11/25 और ये 11 4 44 हासिल आई आपके पास 4, 11 6 66 और 4 17 हासिल आई 7, 11 दूनी 22 और 7 ये 29/25, 25 का भाग लगाते तो ये आपके पास संख्या आती है यहाँ पर 25 एकम 25, 4 बचा उतारेंगे 0, 25 एकम 25 फिर से और यहाँ पर जो है 15 बचा और उतारेंगे 4, 154, यानी कि 25 सिक्के 150, फिर 4 बचा पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पर 25 एकम 25, फिर 25 सिक्के 150, ये संख्या जो है प्राप्त संख्या आ गई। यहाँ से यहाँ तक देखते तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पर पूरी संख्या के अंदर, यानी कि 16.16 की इंक्रीमेंट हुआ, तो 16.16 का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ कितने पर, यहाँ पर 100 पर, और इनटू में कर देते हैं 100, यानी कि आपके पास जो है इतना ही परसेंटेज में आता है। यह आपको देखने पर भी पता चल रहा था, हालांकि ये कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं थी, यानी कि इतने की वृद्धि यहाँ पर हुई। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति 900 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार करता है, व्यक्ति की चाल आपको किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करके बताने थे, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 1000 का भाग लगाते तो 0.9 किलोमीटर आ गई। और यहाँ पर इसको घंटे में कन्वर्ट करते तो 6/60, यानी कि 60 से इसको डिवाइड करते तो ये 1/6 जो है, ये सॉरी 1/10 जो है ये आपके पास घंटे में आ जाता टाइम। तो यहाँ पर स्पीड आपको कैलकुलेट करनी थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि डिस्टेंस यहाँ पर 0.9 की है और बट्टे में यहाँ पर 1/10 करते, तो यहाँ पर देखिए बट्टे के बट्टे में 10 आता है, यानी कि 10 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता, और यहाँ से पॉइंट हटाते तो बट्टे में 10 आता है, यानी कि मल्टीप्लाई में बट्टे में 10, तो ये 10 से 10 कट गया, 9/1, यानी कि आपके पास आंसर 9। नेक्स्ट देखें, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दे रखा और उनके ऊंचाइयों का अनुपात ये है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताना था। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r1 का स्क्वायर h1 और बट्टे में पाई r2 का स्क्वायर इंटू में h2, यहाँ से पाई कट जाता। ये आपके पास हाइट का रेशियो दे रखा था, यानी कि h1 रेशियो h2 दे रखा था, और त्रिज्याओं का अनुपात ये दे रखा था, यानी कि r1 रेशियो r2 दे रखा था। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते तो ये 4/5 का होल स्क्वायर हो जाता और इंटू में हो जाता ये 5/2। तो यहाँ से इसको सोल्व करते तो ये 16/25 हो गया और इंटू में 5/2 काट देते तो ये 8 बार कट जाता, 5 से ये 5 बार कट जाता, यानी कि 8:5 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। पी क्यू और आर जब अलग अलग कार्य करते हैं तो किसी कार्य को क्रम से 36 दिन, 48 दिन और 144 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू और आर एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है और क्यू कार्य पूरा होने से
8 दिन पहले कार्य छोड़ देता तो आर कार्य के आरंभ से अंत तक कार्य करता, कार्य पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से आप इनका एलसीएम लेते 36, 48 और 144 का, तो 144 एलसीएम आता, यानी कि यहाँ पर 144 यूनिट का टोटल काम था। तो 144 देखिए 36 का पहाड़ा यहाँ पर 4 बार बोलेंगे तो आपके पास जो है 144 आएगा, यानी कि पी की एफिशिएंसी 4 यूनिट थी। अब यहाँ पर 48 का 3 गुना ये आपके पास जो है 144 होता है, यानी कि क्यू की एफिशिएंसी 3 यूनिट थी। और 144 तो एक बार में ही आ जाएगा, यानी कि एक एफिशिएंसी जो है आर की थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि पी 12 दिन पहले काम छोड़ता है, तो ये 12 दिन का काम जो है हम एक्स्ट्रा करा लेंगे, ठीक है। तो ये कितने पी ने छोड़ा, यानी कि पी की एफिशिएंसी 4 थी, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस में यहाँ पर क्यू ने छोड़ा 8 दिन का काम, तो 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्यू की एफिशिएंसी से। क्यू की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 थी, यानी कि 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। बटे में हम करेंगे इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी, यानी कि 4 प्लस का 3 प्लस का 1 कर देंगे, और ये आपके पास टी बराबर टाइम आ जाएगा, यानी कि टी बराबर आ जाएगा 144 प्लस ये करते देखिए 12 4 48 और ये 8 3 24, यानी कि 72 इसमें ऐड करते 216 आपके पास ये आ गया। 4 3 7 1 8 ये आ गया, और 8 का इसमें भाग करते 8 दूनी का 16, 2 बार चला गया। शेषफल बचा यहाँ पर 5 का 7 8 56, यानी कि 27 आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्षेत्र पी और क्यू को मिलाकर बच्चों की कुल संख्या कितनी है, तो पी का अगर देखते और क्यू का देखते तो 10,000 का 20% यानी कि 2000, और यहाँ पर 20,000 का 30% यानी कि 2 0 कट जाते, और यहाँ पर 2,000 का 3 गुना यानी कि 6,000। इन दोनों का टोटल बताना था, यानी कि 8,000 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखें, ये आपके पास इंग्लिश में रहा। और नेक्स्ट यहाँ पर यदि एक ट्रक 1 किलोमीटर के लिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्थिर चाल से चलता है और अगले 1 किलोमीटर के लिए 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो ट्रक की औसत चाल बतानी थी। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस 1 किलोमीटर के बराबर है। तो 2 इंटू में ये 30 करते, इंटू में ये 45 करते, बट्टे में 30 प्लस 45 यानी कि 75, 15 पंजे 75, 15 दूनी का 30, 5 से कटता 9 बार, 9 चौके 36 आपके पास जो है करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, शिक्षा परिव्यय में 2018 से 2019 की तुलना में 2020 से 2021 के दौरान प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर ये कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 200 का इंक्रीमेंट हुआ, 200 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पर, 800 पर, ये सॉरी 8,000 पर, और गुणा कर देते हैं यहाँ पर 100 से। तो यहाँ से देखिए 2 0 से तो ये 2 0 कट गया, और यहाँ पर जो है 1 0 से ये 1 0 कट गया। इसके अलावा जो है यहाँ पर, चलिए इसको इस तरह से मत काटिए, यहाँ पर देखिए ये 2 0 से, ये देखिए यहाँ पर ये 1 0 से तो ये 1 0 कट गया, और यहाँ पर जो है 200 से ये 4 बार कट गया, 10/4 बचा, यानी कि यहाँ पर 2.5% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास इंग्लिश में रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 29 सेंटीमीटर और अन्य 2 भुजाओं का योग 41 सेंटीमीटर है, तो अन्य 2 भुजाओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अगर आप ट्रिपलेट जानते हैं तो ये क्वेश्चन आसान होगा, यानी कि यहाँ पर ये कर्ण आपको दे रखा 29, और आपको पता है कि 20 और 21 का यहाँ पर ये ट्रिपलेट बनता है, यानी कि 20 21 29 का ट्रिपलेट बनता है। तो अन्य 2 भुजाओं का डिफरेंस आपसे पूछा गया था, यानी कि 21 में से जब 20 को माइनस करते तो ये आपके पास 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए, 3 बकरियां 5 भेड़ें एक खेत को 54 दिनों में चर सकती हैं, तो 6 बकरियां और 8 भेड़ें उसी खेत को कितने दिनों में चर सकती हैं। तो यहाँ पर 3 गोट की एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी ये 5 भेड़ें, यानी कि 5 सीप की एफिशिएंसी, तभी तो ये 3 बकरियां या 5 भेड़ें 54 दिनों में चर सकती हैं, यानी कि एफिशिएंसी बराबर होगी। तो गोट और सीप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5:3, यानी कि एक गोट की एफिशिएंसी 5 यूनिट है, तो एक सीप की एफिशिएंसी 3 यूनिट है। तो एक तरह से ये टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि टोटल वर्क आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास एक तरह से पूरा काम ही हो जाएगा, यानी कि ये 5 भेड़ें थी, 5 इंटू में एक बेड की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 यूनिट थी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54 दिनों में चल सकते तो ये टोटल काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 5 इंटू में 3 इंटू में ये इंटू में था 54, ये टोटल काम था। इसको यहाँ पर चरते कौन, यहाँ पर देखिए 6 बकरियाँ, यानी कि एक बकरी की एफिशिएंसी यहाँ पर, एक गोट की एफिशिएंसी आपके पास कितनी है, 5 है, यानी कि 5 हो गई, और प्लस करते इसमें 8 भेड़ें थी, यानी कि एक भेड़ की एफिशिएंसी 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, क्या आता है ये 5 इंटू में 3 इंटू में 54, और ये बट्टे में जो है 5 के 30 और 24 ये आपके पास 54 बनता, 54 से 54 कट जाता, 5 3 का 15 आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर ये देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर ये दे रखा है, तो यहाँ पर इसका मान आपको बताना था। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये कोस थीटा साइन थीटा इधर भेज देते, यानी कि साइन थीटा आपके पास जो है कॉमन आ जाता, यानी कि √2 और ये साइन थीटा कॉमन लिया तो ये +1, ये देखिए प्लस साइन थीटा आता है इधर, ठीक है। तो साइन थीटा मैंने डायरेक्ट यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास ये आ जाता, ठीक है। और यहाँ से जब वैल्यू पुट करते कोस थीटा की जगह ये, तो यहाँ पर ये आपके पास क्या बनता, √2 प्लस का 1 बनता, और ये आपके पास जो है साइन थीटा आता है यहाँ पर मल्टीप्लाई में साइन थीटा, और ये प्लस में साइन थीटा। अब यहाँ से भी आप साइन थीटा कॉमन लेते तो ब्रैकेट में क्या बचता, √2 + 1 और ये इंटू में साइन थीटा। अब यहाँ से आप देखते तो √2 + 2 और ये इंटू में साइन थीटा। अब यहाँ पर देखते तो ये आपके पास जो है √2 कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, तो √2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 + √2 इंटू में साइन थीटा।
अब यहाँ से आपको यहाँ पर पता है कि √2 + 1 यानी कि साइन इंटू में साइन थीटा बराबर किसके था, कोस थीटा के, तो यानी कि बराबर हो जाएगा √2 कोस थीटा के। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2022 में CS और ES दोनों के लिए उपस्थित हुए स्नातकों की कुल संख्या कितनी थी। तो 2022 में देखते हैं। अब CS का देखते सिविल सर्विस में, तो यहाँ पर जो है ये 120 टोटल थे, इसका 80% जो है ये उपस्थित थे, यानी कि 120 का 80% उपस्थित थे। तो 120 का 80% कैलकुलेट करते तो ये आपके पास जो है CS में उपस्थित स्नातकों की जो है संख्या आ जाती। अब यहाँ से जो है ये 20 से 20 कट जाते, 12 98 में आ गया। और ये ES का यानी कि इंजीनियरिंग सर्विस का अगर कैलकुलेट करते तो ये यहाँ पर 135 का 78% उपस्थित थे, यानी कि 135 का 78% जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा, बटे में 100, 5 से काट दीजिए, 20 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी का 10, 5 7 35, 27 आ गया। 2 से काटेंगे 10 आ गया, और यहाँ पर 2 से काटेंगे 39 आ गया। 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 नमा 243 का 3 आया, हासिल आई आपके पास 24, 27 दिया 81 और 24 कितना हो जाएगा 105। एक स्थान पर दशमलव लगा दीजिए क्योंकि बट्टे में आपके पास 10 था, तो ये आपके पास आ चुका है। अब इन दोनों को आप यहाँ पर टोटल कर दीजिए, यानी कि प्लस करेंगे तो ये आपके पास जो है 201, ये आपके पास जो है 201.3 बनेगा। बट ये डाटा हज़ार में दे रखा था आपको क्वेश्चन में, तो इसको यहाँ पर हज़ार से जब मल्टीप्लाई करते तो ये पॉइंट हटाते, बट्टे में 10 आता, 1 0 से ये कट जाता, यानी कि 20 13 और आके 2 0 लगा देते, ये आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, ये आपके पास वही क्वेश्चन इंग्लिश में यहाँ पर है, इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ सकते हैं और पीछे जाकर उसका सॉल्यूशन समझ सकते हैं। दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ये है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या थी। तो सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि उन संख्याओं का यहाँ पर रेशियो ये है, तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखते तो 2 यूनिट का डिफरेंस है, बट क्वेश्चन में दे रखा है 34 का डिफरेंस है, तो कितना गुना दे रखा है 7 गुना, तो छोटी संख्या पूछी गई थी, तो 3 का 7 ये 17 गुना दे रखा है, तो ये 3 का 17 गुना करते तो ये 51 जो है वो आपके पास छोटी संख्या आ जाती। बड़ी संख्या पूछती तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते। एक त्रिभुज की भुजाएं ये इस अनुपात में है और उसका परिमाप जो है 90 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यानी कि भुजाएं जो है 5x हो गई, 12x हो गई और ये 13x हो गई। ये इस तरह से भुजाएं हो गई और परिमाप कैलकुलेट करते तो तीनों को ऐड करते और ये परिमाप आपको दे रखा था 90 के बराबर। तो यहाँ से इसको टोटल करते आपके पास जो है 25 और 5 ये 30 बनता, यानी कि 30x = 90, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाता 3 आ जाता, यानी कि x की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ चुकी है। तो यहाँ से जब क्षेत्रफल कैलकुलेट करते तो 1/2 इंटू में आधार इंटू में ऊंचाई करते, बड़ी भुजा तो यहाँ पर ये कर्ण हो गई, तो यहाँ पर ये बचे 2 भुजाएं, यानी कि 12x रखते इंटू में ये 5x रखते, तो ये 2 से कट गया, ये 6 बार, यानी कि 6 पंचे 30 इंटू में x स्क्वायर आता, x की वैल्यू 3 थी, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 9 त्रिका 27, यानी कि 270 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 और 36 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर 9999 होती है, ये संख्या हमने मान ली। इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पर देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि ये आपके पास को प्राइम नंबर दे रखे हैं, तो इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होता, और एलसीएम लेते जब 17 और 36 का, तो 17 × 102 हासिल आती, 10 17 3 51 और 10 61, यानी कि 612। 612 का इसमें भाग लगाते तो 612 का एक बार गया, 7 बचा, ये 8 बचा और यहाँ पर ये 3 बचा, उतारते 9, यानी कि एक बार तो भाग चला गया। और यहाँ पर अब भाग देते तो यहाँ पर देखिए 6 × 36 यानी कि लगभग 6 के बराबर जाएगा, तो ये 6 दूनी का 12 का 2 हासिल आई, 1 6 और 1 7 और 6 × 36, यानी कि यहाँ पर जो है 7 बचा, 0 बचा और यहाँ पर जो है ये 2 बचा, 207 बचा यहाँ पर। अब ये जो 207 शेषफल बचा है वो आप इस संख्या में से माइनस कर दीजिए, जो संख्या आपने मानी थी 9999, इसमें से 207 जैसे ही माइनस करेंगे आपके पास ये 9792 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इंग्लिश में आ नहीं पाया एक स्लाइड में, तो 2 स्लाइड में ऐड कर दिया, इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये आपके पास जो है इसका सॉल्यूशन, शहर डी में अनुत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की संख्या लाख में कितनी है ये बतानी थी। तो शहर डी में देखते हैं तो यहाँ पर उम्मीदवारों की संख्या 2.35 लाख है, और यहाँ पर अनुत्तीर्ण जब देखते हैं डी के अंदर तो यहाँ पर टोटल 10 थे और 10 में से 6 अनुत्तीर्ण थे, तो यहाँ पर 2.35 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर ये आपके पास जो है 10 टोटल थे और इसमें से जो है 6 अनुत्तीर्ण थे, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाते बट्टे में 100 आता, तो यहाँ से जो है 5 से काट दीजिए, 2 बार कटेगा और ये 5 से काटेंगे 500 के 20, 5 7 35, 2 से काटेंगे 3 बार कटा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते 7 3 21 हासिल 2 4 3 12 और 2 14, यानी कि 141 और 100 का भाग लगाते तो 1.41 आपके पास ये आता। बट ये डाटा आपको लाख में दे रखा था, तो ये भी आपके पास लाख में ही आंसर था, तो 1.41 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए,
माना शांत जल में नाव की चाल जो है 17 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। नाव को धारा की दिशा में 110 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो धारा की दिशा में जा रही है यानी कि चालें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर जो है ये 110 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। 17 और 5 ये 22 की स्पीड से डिस्टेंस कवर होगी, यानी कि 22 पंचे 110 यानी कि 5 घंटे का टाइम लगेगा। नेक्स्ट देखें, यदि किसी समानुपात के पहले 3 पद ये हैं तो चौथा पद, यहाँ पर चौथा पद आप x मान लेते तो यहाँ पर इसका 36 के साथ जो रेशियो है 46 का, वही रेशियो 35 का x के साथ होगा। तो यानी कि 42 का 36 के साथ जो रेशियो है वही 35 का x के साथ होगा। यहाँ से कैलकुलेट कर लेते, 6 से काटते 7 से 42, 6 चंगे 36, 7 से काटते 5 बार कट जाता, तिरछा गुणा करा देते। यहाँ पर तो 1 आया यानी कि 1 इंटू में x यानी कि x, 6 पंचे 30 यानी कि x बराबर 30। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर गणित के केंद्रीय कोण और विज्ञान के केंद्रीय कोण का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर गणित का देखते हैं, मैथ्स का यहाँ पर 20 डिग्री है, 20% है, ये 20%। और यहाँ पर साइंस का देखते हैं, यहाँ पर साइंस का आपके पास जो है 30% है, यानी कि यहाँ पर जो है साइंस का 30% है। अब रेशियो जब कैलकुलेट करते तो यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता, 0 से 0 कटता है, यानी कि 2:3 आपके पास आंसर था। ये आपके पास इंग्लिश में रहा, इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, 3800 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को y% की छूट देने के बाद जो है इतने में बेचा गया, तो y का मान कितना था? तो 3800 की यहाँ पर ये आपके पास मार्क प्राइस था, y% की छूट दी गई, यानी कि 100 में से y माइनस करते और ये परसेंटेज के लिए बट्टे में 100 लगाते। अब यहाँ से जो है ये आपके पास विक्रय मूल्य आता और विक्रय मूल्य आपको ये दे रखा था, यानी कि 3496 के बराबर हो जाता। यहाँ से 2 0 से तो ये 2 0 कट जाते, 19 से कटता, 19 दूनी 38, 19 से कटता तो ये एक बार, और यहाँ पर जो है शेषफल कितना बचा? ये आपके पास 5 10 15 बचा और उतारते 9, 19 5 95, 19 114 और 19 7 133, 19 8 152। ठीक है, तो 152, 19 8 152 8 बार और 19 4 6 184, 2 से कटता ये आपके पास 92 आ जाता, यानी कि 100 माइनस वाई इक्वल टू 92, यानी कि वाई इक्वल टू 8, यानी कि 8% की जो है यहाँ पर छूट दी गई थी। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस, ये सॉरी 100, ये आपके पास 50 क्वेश्चन थे। तो यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।